नेक्स्ट आते हैं कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, सम डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं हमारे राष्ट्रपति को, वो क्या है वो देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एवर डिस्कशन कैन वी इन्फर दैट द प्रेसिडेंट हैज़ नो डिस्क्रिशनरी पावर अंडर एनी सर्कमस्टांस। तो हम ऊपर में जैसा हमने पढ़ा कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही काम कर सकता है, तो क्या हमारे प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, कोई विशेषाधिकार नहीं है? दिस विल बी इनकरेक्ट असेसमेंट। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। संवैधानिक तौर से अगर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है कि उस सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करें, है ना, इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लाइज्ड टू फर्निश्ड, है ना, प्राइम मिनिस्टर का ये कर्तव्य है, ऑब्लाइज्ड टू फर्निश ऑल इंफॉर्मेशन दैट प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। राष्ट्रपति जो भी राष्ट्रपति के द्वारा जो भी सूचनाएं मांगी गई, प्रधानमंत्री उसके लिए उसका कर्तव्य है कि उसको यह देना है। सो प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। The President often writes to Prime Minister and expresses his views on matters confronting the country. तो प्रेसिडेंट जनरली जो है प्रधानमंत्री को खत लिखकर, पत्र लिखकर ये बताता है, देश की समस्याओं पे अपना विचार व्यक्त करता है। So besides this, there are at least 3 situations where the president can execute the powers using his or her own discretion. इसको छोड़कर, इस जो अभी डिस्क्रिशनरी पावर बताया, इसको छोड़कर सिर्फ 3 ऐसी जगह हैं, 3 ऐसे चीज़ें, सिचुएशन है, 3 ऐसे हालात है जहाँ पे प्रेसिडेंट कैन, सो एटलीस्ट 3 सिचुएशन, कम से कम 3 ऐसे जहाँ प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पावर, वो अपना पावर यूज़ करता है यूजिंग हर और डिस्क्रिमिनेशन, वो अपने समझ से, अपने विवेक से अपना विशेषाधिकार प्रयोग करता है। इन द फर्स्ट प्लेस वी हैव ऑलरेडी नोट दैट प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल मिनिस्टर्स एंड आस्क द काउंसिल टू रिकंसिडर द डिसीजन। तो पहले में क्या है, पहला वो है कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस वापस दे सकता है, मंत्रिपरिषद को बोलता है कि आप अपना एडवाइस को वापस उसको भेज देता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलता है कि अपने इस फैसले को पुनर्विचार करें, एक बार फिर से सोचे। सो इन डूइंग दिस प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन हिज हर ऑन डिस्क्रिशन। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अपने विवेक, अपने डिस्क्रिशन, अपने विशेषाधिकार से काम करता है। When the president thinks that the advice has certain flaws or legal lacunae, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इस एडवाइस है, इसमें कुछ कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या कुछ गलती है, समझ गए, सो लीगल लैकुना है, और अगर कुछ गलतियां हैं और दैट इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, या फिर राष्ट्र हित में नहीं है, द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल टू रिकंसिडर द डिसीजन। प्रेसिडेंट कह सकता है कि अपने डिसीजन पे पुनर्विचार करें। ऑल्दो द काउंसिल कैन स्टिल सेंड बैक द सेम एडवाइस एंड द प्रेसिडेंट वुड देन बी बाउंड बाय दैट एडवाइस। सच ए रिक्वेस्ट बाय द प्रेसिडेंट टू रिकंसिडर द डिसीजन वुड नेचुरली कैरी ए लॉट ऑफ वेट। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ऑल्दो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास पावर है कि वो वापस फिर से भेज दे उसी एडवाइस को। यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहेगा तो उसको वापस भेज देगा, और जब अगर वापस आ गया तो प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय दैट एडवाइस। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने पुराना अपने रिकंसिडर करने को बोला, प्रेसिडेंट ने बोला रिकंसिडर कीजिए, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला कि नहीं, हमने ठीक है, हमने रिकंसिडर किया, हमारा सेम एडवाइस है, और भेज दिया प्रेसिडेंट को। इस बार प्रेसिडेंट बाध्य है कि वो वही उसको मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दोबारा भेज दिया। तो ऐसा है इसको आप, बट एट द सेम टाइम ये आपको समझने वाली बात है कि जो प्रेसिडेंट अगर किसी चीज़ को रिकंसिडर करने के लिए बोला जा रहा, तो इस बात में बहुत ज़्यादा वजन है और ये काफ़ी मायने रखता है। सो दिस इज़ वन वे इन विच द प्रेसिडेंट कैन एक्ट इन हिज ऑन डिस्क्रिशन। तो यहाँ पे राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। Secondly, the president also has veto power by which he can withhold or refuse to give assent to bills other than money bill passed by the parliament. तो प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर है by which he can withhold, जहाँ वो अपने इसको किसी भी बिल जो पारित होती है, जो संसद के द्वारा विधेयक पारित है, जो मनी बिल को छोड़कर अदर मनी बिल पे वो वीटो भी नहीं कर सकता। तो ये याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के बारे में एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो प्रेसिडेंट का एक एक चीज़ पड़ेगा। सो अदर देन मनी बिल को छोड़कर बाकी विधेयकों पर, बाकी बिल्स पे वो, उसके पास पावर है कि वो जो वीटो शक्ति का विशेषाधिकार का यूज़ करके वो जो बिल आया उस पर स्वीकृति देने में विलम्ब कर सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, या रिफ्यूज़ कर सकता है, वो दे ही नहीं, मना ही कर सकता है। एवरी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट बिफोर इट बिकम्स लॉ। हर एक बिल, जो हर एक विधेयक है जो पार्लियामेंट में पास होते हैं, वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ही वो कानून बन सकते हैं, वो है ना।
तो जब प्रेसिडेंट अपना स्वीकृति देगा तभी कोई विधेयक एक कानून के रूप में लागू होता है। द प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट आस्किंग इट टू रिकंसिडर। तो प्रेसिडेंट इस बिल को, इस विधेयक को वापस भेज सकता है पार्लियामेंट को कि इसको आप पुनर्विचार करें, रिकंसिडर द बिल। दिस वीटो पावर इज लिमिटेड। ये वीटो पावर लिमिटेड वीटो पावर है ना, बिकॉज इफ द पार्लियामेंट पासेज द सेम बिल अगेन, अगर पार्लियामेंट फिर से उसी बिल को पास कर देता है एंड सेंड्स इट्स बैक टू द प्रेसिडेंट, और वापस राष्ट्रपति के पास भेज देता है, देन द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव द एसेंट टू दैट बिल। तो अगर प्रेसिडेंट यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि प्रेसिडेंट को बार बार रिकंसिडरेशन का बार, तो प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को रिकंसिडर करने के लिए वो बिल भेज दिया वापस। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट चाहे तो वो रिकंसिडर कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। जनरली प्रेसिडेंट से आया है तो काफ़ी वेट कैरी करता है, तो पार्लियामेंट ऐसा सोचेगी कि हाँ इसमें राष्ट्रपति ने बोला है तो कुछ सोचना चाहिए। बट अगर अगर पार्लियामेंट वापस उसी बिल को सेम तरीके से बोला नहीं सब कुछ ठीक है करके प्रेसिडेंट को वापस भेज देता है, तो प्रेसिडेंट की ये बाध्य है कि वो उस कानून को एसेंट देगा ही देगा, उसको स्वीकृति देगा ही देगा उस बिल को। हाउएवर देयर इज नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउएवर देयर इज नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द टाइम लिमिट विद इन विच द प्रेसिडेंट मस्ट सेंड द बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन। तो संविधान में देयर इज नो मेंशन, संविधान में ऐसा कोई मेंशन ही नहीं, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कितने टाइम लिमिट में प्रेसिडेंट को वो बिल वापस भेजना है रिकंसिडरेशन के लिए, है ना। तो प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वो बिल कब वापस भेजना है रिकंसिडरेशन के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका हुआ कि प्रेसिडेंट के पास आया प्रेसिडेंट और उसको रख लिया, बोला हाँ हाँ हम पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ हम पढ़ रहे हैं, जब और उस पर साइन ही नहीं कर रहा है ना, वो पेंडिंग रख दिया। सो दैट प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द बिल पेंडिंग विथ हिम विदाउट एनी टाइम लिमिट। वो बिल को अपने पास रख दिया, हाँ हाँ क्या है तो बिल कहाँ है, हाँ हम पढ़ रहे हैं, तो बिल क्या है, हाँ हम पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ नहीं रहा, मतलब उसने इनडेफिनिट के लिए उसने डिले कर दिया। दिस गिव्स द प्रेसिडेंट एन इनफॉर्मल पावर। यहाँ ये अनौपचारिक तरीके से एक पावर मिल जाता है प्रेसिडेंट को, है ना, टू यूज़ वीटो इन वेरी इफेक्टिव मैनर, और ये अपने वीटो को बहुत प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकता है। इसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट बोल रहा नहीं आपके पास बिल पेंडिंग, हाँ हाँ बिल है हम पढ़ रहे हैं, और वो उसको कभी नहीं वापस ही नहीं भेज रहा, ना उसको साइन कर रहा ना उसको वापस भेज रहा, ना उसको साइन कर रहा ना वापस भेजेगा, और फिर अगर पार्लियामेंट उसको वापस कर देगी तो उसको साइन करना होगा। बट वो पढ़ रहा करके वो पढ़ता ही रहा और एक्चुअली वो उस पर कभी साइन नहीं करे तो वो बिल कभी पारित नहीं होगी। सो दिस इज पॉकेट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट। देन द थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिशन अराइजेस मोर आउट ऑफ ए पॉलिटिकल सर्कमस्टांस, है ना। तीसरा जो विशेषाधिकार है वो राजनीतिक परिस्थितियों में आता है। फॉर्मली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट औपचारिक तरीके से प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। सो नॉर्मली इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ए लीडर हु हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा वुड बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर एंड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रेशन वुड नॉट अराइज। तो जनरली क्या होता है कि एक संसदीय व्यवस्था में जो भी पार्टी जो पार्टी मेजोरिटी लाई लोकसभा में, मेजोरिटी लाई है लोकसभा में जो पार्टी, उसका जो लीडर होगा वही प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा यहाँ पे, प्रेसिडेंट को तो कुछ करना ही नहीं है। जो पार्टी जीत कर आई है मेजोरिटी, उसका जो लीडर है वो उसको प्राइम मिनिस्टर बनना ही बनना है। तो प्रेसिडेंट का इसमें तो कोई रोल नहीं है। बट इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन वेयर आफ्टर एन इलेक्शन के बाद नो लीडर हैज़ ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, मतलब कोई ऐसी पार्टी ही नहीं आई जिसकी क्लियर कट मेजोरिटी है। लाइक अगर 543 सीट हैं भारत में तो 273 सीट आनी चाहिए लोकसभा में जीत कर, और कोई पार्टी 273 जीत कर आई नहीं। तो अब जब कोई मेजोरिटी लाई ही नहीं तो कोई लीडर है ही नहीं क्लियर कट मेजोरिटी के साथ। तो ऐसे कंडीशन में इमेजिन फर्दर दैट आफ्टर अटेम्प्ट्स टू फोर्ज अलायंसेस 2 or 3 लीडर्स आर क्लेमिंग दैट दे हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑन द हाउस। अब ऐसा समझिए कि किसी को 273 सीट आया ही नहीं हाउस में, तो अब कहेंगे कि 2-3 पार्टियां मिलकर अलायंस बना लीजिए और अलायंस बनाकर आप 273 का मेजोरिटी ले आए। अब कंडीशन ऐसा है कि 2-3 नेताएं बोल रहे नहीं हमारे साथ सब लोग हमारे साथ अलायंस है, मैंने बात कर लिया, हम लोग मिलकर 273 बना देंगे। दूसरा बोल रहा नहीं हमारे साथ अलायंस है, हम लोग बना देंगे। तीसरा बोल रहा नहीं सारे लोग पार्टी में हमारे साथ अलायंस है, मैं 273 से लाऊँ। यहाँ अब कन्फ्यूजन आ गया कि किसको प्रेसिडेंट में, क्योंकि एक पार्टी को तो आई नहीं है और 2-3 पार्टियां मिलकर लीडर्स क्लेम कर रहे हैं कि मेरे साथ इन पार्टियों का गठबंधन है, मेरे साथ इन पार्टियों का गठबंधन है। सो नाउ द प्रेसिडेंट हैज़ टू डिसाइड whom टू अपॉइंट एज प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना है कि अब किसे प्रधानमंत्री बनाना है।
क्योंकि इन सच सिचुएशन द प्रेसिडेंट हैज़ टू यूज हिज ऑन डिस्क्रिप्शन इन जजिंग हु रियली मे हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी और हु कैन एक्चुअली फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट को अपना विवेक लगाना है और अपना विशेषाधिकार यूज़ करना है, इस जज करना है कि कौन रियल में सपोर्ट है, किसके पास रियली में मेजोरिटी। यहाँ पे बोल तो 3 लोग रहे हैं लेकिन मेजोरिटी 273 तो कोई एक ही बंदा व्यक्ति प्रूव कर पाएगा 543 में, दूसरा तो कर नहीं पाएगा अगर एक 200। तो कौन रियल मेजोरिटी कर रहा है एंड हु कैन एक्चुअली में सरकार कौन बना सकता है, कौन रन कर सकता है, तो ये उसको वहाँ पे अपना विवेक लगाना है, अपना विशेषाधिकार यूज़ करना है। Since 1989, major political changes have considerably increased the importance of presidential office. So 1989 से जो political changes हुए हमारे देश में, ये presidential office का ताकत बढ़ा दिया। In 4 parliamentary elections held from 1989 to 1998, 1989 से 1998 में no single party or coalition attained the majority in the लोक सभा। किसी भी पार्टी या कोलिशन को भी लोकसभा मेजोरिटी नहीं आई। दिस सिचुएशन डिमांडेड प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन ईदर इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट गवर्नमेंट or to grant request for dissolution of Lok Sabha by a prime minister who could not prove majority in the house। तो इसमें प्रेसिडेंट के पास ऐसा कंडीशन आ गया कि प्रेसिडेंट को इंटरवीन करना पड़ा कि सर ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूट सरकार बनाने के लिए प्रेसिडेंट को इन्वीट करा कि हाँ आप प्रधानमंत्री बनिए और आप अपना लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव कीजिए और आप सरकार बनाइए। ऐसा भी हो सकता है कि जो सरकार जिसको प्रधानमंत्री ने बनाया कि आप प्रधानमंत्री बनिए, वो अपना मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाया लोकसभा में, है। तो अब इसको 2 ऑप्शन है कि उसको प्रधानमंत्री बनाया, वो व्यक्ति अपना मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाया। नाउ देयर इज़ 2 ऑप्शन, एक कि कोई दूसरा लीडर बोले कि नहीं ये तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं अपना मेजोरिटी प्रूव करके दिखा दूंगा। एक ऑप्शन है। या फिर जो प्रधानमंत्री था वो बोला नहीं कि कोई नहीं कर सकता है, कोई यहाँ प्रूव नहीं कर पाएगा, इस लोकसभा को भंग किया जाए। So it may thus be said that the presidential discretion is related to political condition। तो ये राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक कंडीशन है, उसके आधार पे ये डिस्क्रिशन है, ये विशेषाधिकार है। There is a greater scope for presidential assertiveness when governments are not stable and coalitions occupy power। तो जहाँ पे सरकार स्टेबल नहीं होती है, स्थायी नहीं होती है और वहाँ पे कॉलिशंस जो गठबंधन है उसमें गठबंधन मिलकर पावर बनाते हैं, तो ऐसे में राष्ट्रपति असर्टिव हो जाते हैं, है ना, उनका ज़्यादा स्कोप है। फॉर द मोस्ट पार्ट द प्रेसिडेंट इज ए फॉर्मल पावर होल्डर, है ना। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ों के लिए प्रेसिडेंट एक औपचारिक पावर होल्डर है एंड ए सेरेमोनियल हेड ऑफ द नेशन, और एक सेरेमोनियल अलंकृतिक हेड ऑफ द नेशन है, राष्ट्र के हेड है। यू मे वंडर वाई देन डू वी नीड ए प्रेसिडेंट। तो आपको लग रहा होगा कि यार फिर तो प्रेसिडेंट चाहिए क्यों, जब साहब का इसके पास तो ज़्यादा कुछ पावर है ही नहीं। सो इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। संसदीय प्रणाली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद है वो डिपेंडेंट होते हैं मेजोरिटी, लोकसभा में मेजोरिटी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मे बी रिमूव्ड एट एनी टाइम एंड न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल हैव टू बी पुट इन प्लेस। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कभी भी हटाया जा सकता है और एक नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाया जा सकता है कभी भी। सो या अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर ही है, तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई तो होना चाहिए जो ये देखे कि हाँ नहीं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ये प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉयज दैट मेजोरिटी इन द लोकसभा। सच ए सिचुएशन अराइज रिक्वायर्स ए हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ पे एक हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए हु इज ए फिक्स टर्म, जिसके पास अपना फिक्स टर्म होना चाहिए, एंड हु मे बी एम्पावर्ड टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड हु मे सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट द इंटायर कंट्री। और अगर ऐसा कभी होता है कि प्रधानमंत्री नहीं है तो उस समय भी राष्ट्रपति इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, है ना, और वो एम्पावर्ड है सिम्बॉलिकली कंट्री को कहीं भी रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस इज़ एग्जैक्टली द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस। तो नॉर्मल केस में राष्ट्रपति का यही रोल है। बिसाइड्स व्हेन नो पार्टी हैज़ ए क्लियर मेजोरिटी, जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं है, द प्रेसिडेंट हैज़ एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तब राष्ट्रपति के पास एक एडिशनल अतिरिक्त जिम्मेदारी है ऑफ मेकिंग ए चॉइस, एक सही चॉइस करने के लिए, एंड अपॉइंटिंग प्राइम मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो सरकार को रन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ये चॉइस है।